बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी पत्रकार साथियों को सलाम व आदाब। जैसा कि बताया गया है, आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 3 इश्यूज़ को ख़ास तौर से रखा है। पिछले दिनों जो प्रयागराज में कुंभ के मेले के दौरान जो हादसात हुए हैं, उनमें कई लोगों की जानें गई हैं और बहुत बदइंतज़ामी और मिसमैनेजमेंट वहाँ हुआ है। जमात इस्लामी हिंद ने अपने बयान के ज़रिए भी इस वाक़े पर बहुत अफ़सोस का इज़हार किया है और जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त की हैं और जो लोग घायल हैं उनके जल्दी ठीक होने की दुआ की है। लेकिन साथ ही ये बात भी हुकूमत से कही है कि इस तरह के जो वाक़यात जो हुए हैं, ये हमारी मैनेजमेंट और प्लानिंग की कमी को साबित करते हैं कि जिस सतह का ये असेंबली होती है, जितने बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं, सबको मालूम है जैसी तैयारियां होनी चाहिए, जैसी प्लानिंग होनी चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से होना चाहिए, उसमें बहुत कमियां और ख़ामियां रही हैं। और ख़ास तौर से आम लोगों की सहूलतों के बजाय जो वीआईपीज़ के लिए ख़ास इंतज़ामात किए गए, व्यवस्थाएं की गई, उसकी वजह से ऐसा सुना जा रहा है कि उसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। तो ये बहुत ही अफ़सोस की बात है। तो जमात इस्लामी हिंद ने इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग की है और जो लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने लापरवाही बरती है या जिनकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है, उन अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए। और ख़ुद जो हमारी राज्य सरकार है उसको इस बड़ी घटना की ज़िम्मेदारी लेते हुए अपनी ज़रूरी जो कोशिशें हैं वो करनी चाहिए। एक बात जो इसमें बहुत अफसोस की है वो ये कि सरकार का जो रवैया इस घटना के बाद सामने आया, वो भी हमारे लिए बहुत चिंता का रवैया था कि उन्होंने सच्चाई बताने के बजाय, मरने वालों की सही तादाद बताने के बजाय उसको छुपाने का काम ज़्यादा किया और जो चैनल्स उसको उजागर करना चाहते थे उन पर दबाव बनाया। तो ये जो स्थिति और सूरत हाल है, इस पर जमात इस्लामी हिंद ने अपनी चिंता जताई है और हुकूमत से मुतालबा किया है। दूसरा इशू हमने जो लिया है वो यूनियन बजट का है। पहले भी हम बात कर चुके हैं इस पर कि जमात इस्लामी हिंद की ओर से यूनियन बजट के आने से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री को बहुत सारे सुझाव दिए गए थे और लेकिन जो बजट सामने आया है उसमें 1-2 बातें ज़रूर हमारे लिए ऐसी हैं जिस पर हम इत्मीनान और संतोष व्यक्त कर सकते हैं। उनमें से एक तो इनकम टैक्स स्लैब को जो मॉडिफाई किया है और आम लोगों को टैक्स में जो थोड़ी राहत पहुंचाई गई है, उसको हम अच्छी निगाह से देखते हैं। इससे लोगों के पास जो है वो ख़र्च करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। दूसरी एक चीज़ जो की है वो ये कि 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने के बावजूद जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 4% पर ही रखा गया है। ये भी एक अच्छा पहलू है। और लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए निराशा और मायूसी की हैं कि जो सुझाव हमारी तरफ से गए थे उनमें से कोई सुझाव इसमें उभर कर सामने नहीं आया। हमने एक बात तो ये की थी कि आप बजट को आवाम पर फोकस कीजिए और जो हमारा टैक्स सिस्टम है उसको भी आवाम के लिए राहत का बनाइए। हमने जीडीपी को आम ज़रूरतों के लिए, ज़रूरत की चीज़ों पर फ्लैट जीडीपी 5% की सिफारिश की थी कि जो आम लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस पर फ्लैट 5% जीएसटी जो है वो लागू होना चाहिए। उसका ख्याल नहीं रखा गया। इसके अलावा हमने कहा था कि स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर 4% जीडीपी का खर्च किया जाना चाहिए।
लेकिन हम उसके करीब भी अभी नहीं पहुँचे हैं। और एजुकेशन जो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है हुकूमत की, गवर्नमेंट की, हमने सुझाव दिया था कि जीडीपी का 6% हमारी एजुकेशन पर ख़र्च किया जाना चाहिए। अगर हम वाकई एक रिस्पॉन्सिबल और वेलफेयर स्टेट के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो तालीम और शिक्षा की ज़िम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, लेकिन इस मामले में भी बहुत पीछे हम अभी भी हैं। इसके अलावा जो बातें हमने कही थी कि मनरेगा जैसी वेलफेयर की जो स्कीमें हैं, इसमें जो पिछले साल बजट में कटौती की गई थी, उस कटौती को रिवर्स करने की हमने बात कही थी कि वो कटौती नहीं होनी चाहिए थी पिछले साल। इस बार बजट बढ़ाया जाना चाहिए था और साथ ही रूरल के साथ साथ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस किया जाना चाहिए और मनरेगा की तर्ज पर अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए भी और लोगों के लिए भी कोई ना कोई स्कीम लाने की कोशिश होनी चाहिए थी। किसानों और जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए था। हम समझते हैं कि हमारे इस बजट में उसका पूरा ख्याल नहीं रखा गया। CSR के बारे में हमने कहा था कि CSR के जो नॉर्म्स हैं उसको बहुत उसके जो मैट्रिसेस हैं उसको काफ़ी मजबूत किया जाना चाहिए ताकि जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उनके CSR के बजट को लोगों के वेलफेयर पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जा सके। एक तशवीश की बात हमारे बजट में ये आई है कि बजट का 20% जो है वो हमारे इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि जो 20% ऑफ द बजट इज़ गोइंग टू पे आवर इंटरेस्ट, जो हमने लोन ले रखे हैं उस पर 20% पूरा हमारा जा रहा है। तो ये हम सब के लिए, और जो दावे बड़े बड़े हमारी हुकूमत कर रही है, मैं समझता हूँ कि उसकी जो असलियत है और हकीकत है वो इससे सामने आ रही है। और हमने ये कहा था कि हमारे इकोनॉमी को इक्विटी बेस्ड बनाने की ज़रूरत है और धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम करके और इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का मशवरा हम देते रहे हैं पहले भी, लेकिन अभी इस पहलू से इस बजट में हमको मायूसी के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो और हम ये समझते हैं कि बजट बनाते वक्त, पॉलिसीज़ तय करते वक्त हमारी जो पॉलिटिक्स है और जो राजनीतिक फ़ायदे नुकसान हैं उससे ऊपर उठकर हमारी पॉलिसीज़ और हमारे बजट बनना चाहिए। जब हम राजनीतिक फ़ायदे उठाने को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो फिर बहुत सी चीज़ों में हम काफ़ी ऐसी चीज़ें करते हैं जो आवाम के और आम जनता के ख़िलाफ़ जाती हैं। तीसरा जो हमने इशू लिया है वो आप जानते हैं, वक्फ़ अमेंडमेंट बिल जो है वो पार्लियामेंट में लाया गया था, उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को पेश कर दी गई और कैबिनेट ने वो जो तरमीमात जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पास की हैं मेजॉरिटी के साथ, अपोजिशन के बहुत सख्त विरोध के बावजूद उनको लेकर वो पेश कर दी गई है। अब वो किसी वक्त पार्लियामेंट में पेश होना है। तो हम जमात इस्लामी हिंद ही नहीं बल्कि मुसलमानों की बेशतर जमातें और आम मुसलमान इन अमेंडमेंट्स के बारे में अपनी राय दे चुका है और पूरे मुल्क में तकरीबन सारे मुसलमान तंजीमों की, ऑर्गेनाइजेशंस की और मुस्लिम आवाम की ये राय सामने आ चुकी है हुकूमत के सामने कि ये जो बिल है वक्फ़ के स्ट्रक्चर को कमज़ोर करने, वक्फ़ में हुकूमत की बेजा इंटरफेरेंस को बढ़ाने और वक्फ़ की जायदादों की हिफाजत और सुरक्षा की जो व्यवस्था मौजूद है उस व्यवस्था को कमज़ोर करने और पूरे वक्फ़ के जो कॉन्सेप्ट है वक्फ़ का, उस कॉन्सेप्ट को कमज़ोर करने वाला ये बिल है। अगर ये बिल इस मौजूदा सूरत में पास हो गया तो ये हम समझते हैं कि संविधान की जो स्पिरिट है कि हर मज़हबी अक़लियत को अपने मज़हबी मामलात ख़ुद से उसका इंतज़ाम करने की जो आज़ादी है वो आज़ादी इससे पूरी तरह मुतासिर होगी।
तो ये एक बड़ा संवैधानिक इशू भी है कि संविधान ने जो आज़ादी दी है मज़हबी गिरोहों को अपनी मज़हबी मामलात को मैनेज करने की, उसमें ये बेजा मुदाखलत है और इससे बहुत सारे डिस्प्यूट्स पैदा होंगे, बहुत सारे इश्यूज़ पैदा होंगे। जिन जायदादों पर लोग पहले से काबिज़ हैं और हुकूमतें काबिज़ हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई जायदादों पर काबिज़ है, तो उनसे कब्ज़ा छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा। और वक्फ बाय यूज़र का जो कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म करने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो वक्फ की जो जायदादें हैं वो डिस्प्यूट में आ सकती हैं और उससे और ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। तो हम अभी भी हुकूमत से ये कहते हैं कि वो इस बिल को पास ना करे, इसको वापस ले और जो मौजूदा बिल है, जो मौजूदा वक्फ के जो नॉर्म्स और जो बिल अभी तक मौजूद है उसको इफ़ेक्टिवली लागू करे और उसके ज़रिए से इसको मजबूत करने की कोशिश करे। तो ये 3 इश्यूज़ हमने आपके सामने रखे हैं। आप कोई और चीज़ आपके लाना चाहें तो आपसे कुछ तालीम पे कुछ कहना है क्या? ठीक है।